प्रेजेंटेशन हो गया, उसको क्लोज कर दो, हटा दीजिए। चल प्रेजेंटेशन शेयर कर लो। Respected Chief Guest Shri Arvinder Singh Sir, IFS, Guest of Honor Shri Prashant Kumar, Nodal Officer, Principal Government TB College Tabrez Akhtar Lari Sir, Principal Government Ayurvedic College, Medical Superintendent Sir, Teachers, Medical Officer Ayush, PGA Scholar, State Program Officer, State Nodal Officer Ayurveda. Good evening everyone. मैं डॉक्टर मोहम्मद इब्रान, पीजीए स्कॉलर, पीएसएम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना। आज हम आपके सामने आजादी के अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय प्रोग्राम के अंतर्गत आप लोगों के सामने डिजीज प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ लोकल ट्रेडिशनल फूड एंड आयुष लाइफ स्टाइल फॉर एडोलेसेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एडोलेसेंट WHO के अकॉर्डिंग 10 साल से 19 साल के बच्चों को हम एडोलेसेंट ग्रुप में रखते हैं। सेशन चल रहा है सर। एडोलेसेंट को हम 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं: अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस एंड लेट एडोलेसेंस। अर्ली एडोलेसेंस जो एज ग्रुप है वो 10 से 14 साल के ग्रुप के बच्चों को हम अर्ली एडोलेसेंस ग्रुप कहते हैं। मिडिल एडोलेसेंस ग्रुप 15 से 17 साल के बच्चों को, और लेट एडोलेसेंस ग्रुप 17 से 19 साल के बच्चों को। कुछ रिस्की बिहेवियर्स इन एज ग्रुप में जो बच्चों में देखने को मिलता है वो हम आपके सामने रखा। 10 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें सेक्सुअल क्यूरियोसिटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसको कह सकते हैं कि जिज्ञासा ज्यादा होती है उनमें। रिस्की बिहेवियर लाइक स्मोकिंग और अल्कोहल की तरफ भी ये ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि फील इनविजिबल, इसको कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, बहुत ताकतवर अपने आप को वो फील कराते हैं। जो दूसरा मिडिल एडोलेसेंस ग्रुप है वो 15 से 17 साल के बच्चों को उस कैटेगरी में रखते हैं। ये एक्सट्रीम कंसर्न होते हैं, मतलब ये चिंता, अपने बारे में चिंता ज्यादा करते हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, वो डेली सेविंग करेंगे, 5 से 7 दिन में अपना हेयर कट कराएंगे, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को चाहेंगे कि हम कैसे ग्रूम करें, उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम और फोकस देते हैं। जो 17 साल से 19 साल के बच्चे होते हैं उनको लेट एडोलेसेंस ग्रुप में हम रखते हैं। इस ग्रुप में जब बच्चे 17 और 19 के बीच में आते हैं तब जो ग्रूमिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक है वो उनमें कम हो जाता है, लेकिन एक कैरेक्टर उसमें ऐड हो जाता है, पीर ग्रुप ओपिनियन, मतलब उनके जो हम उम्र बच्चे होते हैं वो उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं उसको वो ज्यादा तवज्जो देते हैं इन कंपैरिजन टू टीचर, गार्जियन और पेरेंट्स। नेक्स्ट, कुछ कॉमन हेल्थ इश्यूज है इस हेल्थ ग्रुप के बच्चों को, 10 से 19 साल के बच्चों का, जो हम आपके सामने कुछ लिस्ट है बताने की कोशिश कर रहे हैं। अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, न्यूट्रिशन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, other infectious disease, injury, violence, mental health, over physical activities इसको कहते हैं कि मतलब जैसे वो खेलने के लिए जाते हैं तो लगातार खेलना चाहेंगे, मैं सुबह जाऊं शाम तक कोई हमें न टोके, इस टाइप की एक्टिविटी। मोबाइल एडिक्शन, ये एक नया ऐड हुआ है आजकल टेक्नोलॉजी के क्रांति की वजह से। ओवर रिलेइंग ऑन द टेक्नोलॉजी, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये सारे जो मेडिकल इश्यूज हैं उसको हम आगे की स्लाइड में एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको बता दें कि इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेते हैं
वो एक स्ट्रेटजी के तहत ही हम इसको कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। वो स्ट्रेटजी है कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, फैसिलिटी बेस्ड इंटरवेंशन, सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, कन्वर्जेंस विथ अदर डिपार्टमेंट स्कीम्स। हम उसको ऐसे कह सकते हैं जैसे फैसिलिटी बेस्ड इंटरवेंशन। तो फैसिलिटी बेस्ड इंटरवेंशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी स्कीम चला रही है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आरकेएस के राष्ट्रीय आरकेएस के प्रोग्राम, विप्स, इन सब प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट, कुछ हमारे पास टूल्स हैं, उस टूल्स को यूज करके इस टाइप की एक्टिविटीज को कम किया जा सकता है। जैसे वो ओवर फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उन बच्चों को हम योगा की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे आयुष का एक पार्ट है। काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। काउंसलिंग अकॉर्डिंग जो इस एज ग्रुप में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप होता है उसके लिए ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। बॉडी में स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन सबको हम काउंसलिंग करके उसको दूर कर सकते हैं। कम खाने और ज्यादा खाने की वजह से भी डिजीज होती है। कम खाने की वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, उसको हम आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देके पूरा कर सकते हैं। जो हमारे इस एज ग्रुप की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना, उनको कैसे डिस्पोज करना है, उसकी क्या अहमियत है, उसको एजुकेट करके हम इसको पूरा कर सकते हैं। ये हमारे टूल्स हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बिहार के अंदर। एक है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो इसमें हमारे आयुष डॉक्टर ही काम करते हैं। ये एक टीम होती है जिसमें एक व्हीकल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसमें 2 आयुष चिकित्सक होते हैं, एक फार्मासिस्ट और एक नर्स होते हैं, जो स्कूल और आंगनबाड़ी में जाते हैं और वहां पर जा करके 30 डिजीज होते हैं उनको हम चेक करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस और उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो हम उनका भी इस्तेमाल करके इस टाइप के एडोलेसेंस डिजीज जो डेवलप हो रही है, जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उनको हम इससे कम कर सकते हैं। आरकेएस के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम, ये भी एक सरकार का प्रोग्राम है जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है। इनको यूज करके हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करके बच्चों की इस टाइप की जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। सेक्स एजुकेशन दे करके भी हम इस टाइप की एक्टिविटीज में अपना योगदान दे सकते हैं। वो जो हम स्ट्रेटजीज बना रहे थे उसमें जो 4 कैटेगरी था, उसमें से एक है कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन। उसमें है पीर एजुकेशन। पीर एजुकेशन कहते हैं जो हम उम्र होते हैं बच्चे, उनको एक इकट्ठा करके हम उनको एजुकेट करें इस टाइप की जो जितने हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं इस हेल्थ एज ग्रुप में, उसको हम पीर एजुकेशन दे करके उसको कम कर सकते हैं। और स्कूल में एक मंथली एडोलेसेंट हेल्थ डेज हम बनाए, जो भी स्कूल है, चूंकि हमारा ये टारगेट ग्रुप ही है 10th और 12th के बच्चों को, तो मेरी तरफ से ये आग्रह रहेगा सर को कि आप उनको इम्प्लीमेंट कराएं आगे। अगर मंथली एक हेल्थ डेज मनाया जाए और उसमें ये सारे इश्यूज को अगर हम रखते हैं और अवेयर करते हैं, तो शायद इस टाइप की जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। जहां तक हमको याद है, हर बुधवार को ये एक गोली होती है नीली कलर की, जो हर बच्चे को खाने के बाद दोपहर में दिया जाता है। तो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जाए। ट्रेडिशनल फूड, वो बच्चे जो माल न्यूट्रिएंट है उनको ट्रेडिशनल फूड की तरफ हम अट्रैक्ट करें। आगे की स्लाइड में हम उनको बताएंगे कि किस टाइप के ट्रेडिशनल फूड किस टाइप की डिजीज में हम उनको दे सकते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये भी जो हमारी बच्चियां होती हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप की 10 से 19 साल को, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम एजुकेट करके कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन करके हम एडोलेसेंस की जो इस डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा इशू है हमारे यहाँ बिहार के अंदर के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के बहुत माल न्यूट्रेंट है। कहते हैं कि जो 50% गर्ल्स एडोलेसेंट है वो माल न्यूट्रेंट है और 35% बॉयज ये माल न्यूट्रेंट है। यूनिसेफ का डेटा है, इसमें ईयर इसमें मेंशन नहीं है। 1.22 करोड़ चिल्ड्रेन जो है वो माल न्यूट्रिस्ट है। माल न्यूट्रिस्ट कहते किसको है? माल न्यूट्रिस्ट उनको कहते हैं एक स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट अगर किसी ने नहीं लिया, उसकी कमी अगर हो गई, जैसे 2000 से 2500 कैलोरी चाहिए इस ग्रुप को ग्रोइंग करने के लिए, अगर उससे वो कम लेते हैं तो वो माल न्यूट्रिएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक चार्ट हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये हर स्कूल में या हर प्रैक्टिशनर आयुष चिकित्सक अपने पास रखें।
एक छोटा सा स्लाइड है, इसके और भी एज ग्रुप को लिया जा सकता है, जैसे कि अगर इसमें हाइट और वेट के हिसाब से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे की हाइट 152 सेंटीमीटर है और उसकी उम्र 16 से 17 साल है, तो उसका वजन 43 किलो होना चाहिए। अगर उससे कम है, बहुत कम है, तो वो माल न्यूट्रिस्ट है। बस हम एक चार्ट के थ्रू आपको एक कन्वे करना चाहते हैं कि आप इसको जो है अपने पास रखें, सारे आयुष चिकित्सक अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, जहां भी आप काम करते हैं, इस चार्ट का सहारा लें। ये कंप्लीट नहीं है, बस एक सैंपल के तौर पे हम आपके सामने पेश कर। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिस्ट बच्चे जो है जिनको वजन कम है, जो मैंने कहा था कि हाइट और उम्र के हिसाब से अगर उनका वजन कम है वो माल न्यूट्रिस्ट है, तो हम अपने यहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स है वो जो जंक फूड, आज की डेट में जो बच्चे जंक फूड की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है, उनको हम अपने यहाँ के ट्रेडिशनल फूड लाइक घुगनी, लिट्टी चोखा, दाल पूरी, तलवीना, तलवीना एक यूनानी मेडिसिन का ये, या घर पे बनाया जा सकता है, जिसमें गुड़, दूध और खजूर को मिलाकर के तैयार किया जाता है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, माल न्यूट्रिशन में बहुत ही इफेक्टिव है, एनीमिया में भी बहुत इफेक्टिव है। माउल लहम, ये भी एक यूनानी टर्म है, लेकिन आप इसको ऐसे समझें कि जो होटल में जाके लोग सूप पीते हैं, चिकन सूप, बस वही तो है माउल लहम। बस हम एक एग्जांपल देने की कोशिश करें माउल लहम को, कि जैसे चिकन सूप, तो चिकन सूप एक माउल लहम है। माउस शहर, माउस शहर भी बहुत एनर्जेटिक फूड सप्लीमेंट है। जौ के आटे से इसको तैयार किया जाता है और इसको लेने से माल न्यूट्रिएंट्स बच्चे न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। दूसरा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी है, वैसे तो बहुत है, यहाँ पर बताना कम टाइम लिमिटेशन में मुश्किल है, लेकिन कुछ जो चंद हैं वो हम आपके सामने इस स्लाइड में बताने की कोशिश करें। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये सेकेंड लीडिंग काउज ऑफ डेथ है। फर्स्ट आरटीए है, सेकेंड जो लीडिंग काउज ऑफ डेथ है एडोलेसेंट एज में, वो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। दूसरा है फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी और विटामिन सी डिफिशियंसी। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मेजर डिफिशियंसी के देखे गए हैं इस एज ग्रुप में। नेक्स्ट, एनीमिया। एनीमिया ये एक चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसका ब्लड लें किसी एनीमिया के मरीज का और एक नॉर्मल पर्सन का, तो स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद इस टाइप से दिखाई देता है। ये एडोलेसेंट गर्ल जो है वो 54% एडोलेसेंट गर्ल ऐसी हैं जो एनीमिक हैं। एडोलेसेंट बॉयज जो है वो 29% एनीमिक हैं। बिहार का एक डेटा है कि सुपौल जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सबसे ज्यादा 72.4% एडोलेसेंट जो है वो एनीमिक है। रोहतास का एक डेटा है कि 14% वहाँ पे अच्छी कंडीशन है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे जो यूनानी प्रोडक्ट्स हैं, जो आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी से होने वाले हैं, हम उसको आगे के स्लाइड में बताएंगे। उससे पहले हम बता दें कि उन बच्चों को डिवॉर्मिंग करना जरूरी है, और फॉलिक एसिड और आयरन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, वीप्स, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। ये जो हर बुधवार को स्कूल में दिया जाता है, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जाए ताकि इस टाइप की डिफिशियंसी से होने वाली मौत को रोक सके। नेक्स्ट, कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो एनीमिया को पहचाना जा सकता है। अगर यहाँ पे चिकित्सक सब सुन रहे हैं तो हम बता दें कि स्कूल में जो सुबह में प्रार्थना होता है, आमतौर से प्रार्थना में जो बच्चे आते हैं जो फेंट करके गिर जाते हैं, अगर इन बच्चों का वो कराया जाए चेकअप, वो बच्चे जो है सब एनीमिक मिलेंगे आपको। तो कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस मिलते हैं एनीमिक पेशेंट में। मैं डिस्कस कर लूँ। आईज के निचले आईलिड्स को अगर देखते हैं, जिसको बोलते हैं पैलर येलो या व्हाइट कलर का दिखेगा, स्किन का टच करके एनीमिक पेशेंट के बारे में बता रहे हैं कि अगर उनको छुआ जाए तो उनकी बॉडी जो है थोड़ा इन कंपेरिजन टू नॉर्मल ठंडा जो है फील होता है। रिस्पिरेशन तेज हो जाता है, क्योंकि आरबीसी कम होने की वजह से जो है सर्कुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, सांस ज्यादा लेनी पड़ती है, इसलिए रिस्पिरेशन तेज हो जाता है। मसल वीकनेस होती है, ऐसे मरीज जो है ज्यादा थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, और पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन का कंप्लेन करते हैं। ऐसे मरीज में स्प्लीनोमेगेली भी देखा गया है। स्प्लीनोमेगेली, जितना बड़ा स्प्लीन होगा उससे उतना ज्यादा ब्रेकेज करेगा आरबीसी का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एनीमिया के लिए। कुछ साइन एंड सिम्टम है जो हम आपके सामने इस स्लाइड के थ्रू बता रहे थे। नेक्स्ट, ये कुछ सप्लीमेंट्स है, रिच सप्लीमेंट्स है आयरन के, जो हम घर में भी इस्तेमाल करें और पहले इसको दूर करने की कोशिश करें, और अगर नहीं होता देन फिर आप आगे जो इन्वेस्टिगेट करें और इलाज करें। आयरन का बेस्ट सोर्स जो हमारे यहाँ माना गया है वो है
खजूर, गुड़, फिग, अनार और एप्पल, जिसको हम फोटो के डायग्राम से भी उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि जो है बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, जंक फूड की तरफ उनका तवज्जो कम हो, और जो घरेलू चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि एनीमिया से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को हम रोक सकें। नेक्स्ट, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारी को रतौंधी बोलते हैं। ऐसे बच्चे आमतौर से शाम में कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। डेली रिक्वायरमेंट विटामिन ए की 750 माइक्रोग्राम होता है। ऐसे मरीज का जब आई का एग्जामिनेशन कराया जाता है, ये आप करेंगे, तो लेटरल कैंथस की तरफ एक व्हाइट स्पॉट दिखता है, वो क्रिएटिनिन के डिपोजिशन की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं बाइटॉट्स स्पॉट्स। दिस इज द स्पेसिफिक इंडिकेशन फॉर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। इसको दूर करने के लिए घरेलू में हर वो चीज जो कि हरी हो या पीली सब्जियां हो या जिनका कलर जर्द हो, जैसे गाजर में हरी पत्तेदार सब्जियां, साग वगैरह, ये सब जो है विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स हैं। कुछ एग्जांपल इस चार्ट्स के थ्रू हमने बताने की कोशिश की। नेक्स्ट, विटामिन डी। जो विटामिन में जो तीसरा सबसे ज्यादा डिफिशियंसी देखा गया है वो है विटामिन डी। विटामिन डी हम आपको आजकल अगर देखा जाए तो कोविड में हर वो बंदा जो कोविड के इन्फेक्शन में आया है, उसको विटामिन डी की भी डिफिशियंसी देखी गई है। विटामिन डी की डिफिशियंसी के कुछ अलामात हैं, फैटिगनेस, पेल स्किन, इन्फेक्शन इस मरीज को ज्यादा होता है, पाल्पिटेशन, बैकएक, मूड डिप्रेस्ड रहता है, और नींद में कमी आ जाती है, भूख में कमी आ जाती है। विटामिन डी की डिफिशियंसी को हम दूर करने के लिए जो सी प्रोडक्ट्स होते हैं, मछली वगैरह, कोड, लिवर ऑयल, ये सबसे अच्छा सोर्स है। लेकिन उससे भी एक अच्छा सोर्स है जो हम घर पे कर सकते हैं। सुबह में उठकर अपने बॉडी को धूप के कांटेक्ट में लाते हैं, और अगर 15 से 20 मिनट सुबह का धूप ले लिया जाए तो शायद इस डिफिशियंसी को हम क्रॉस कर जाएंगे। नेक्स्ट, हमारे सोसाइटी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे तो बिहार गवर्नमेंट ने लिक्विड टोबैको, च्युइंग और ड्रग एब्यूज के लिए बैन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकती इस टाइप की एक्टिविटी, लेकिन फिर भी चोरी छिपी ये एक्टिविटी हो रही है। कुछ डेटा है जो हम आपको बताते हैं कि भारत के अंदर 4.7% एडोलेसेंट ग्रुप ऐसा है जो खैनी का इस्तेमाल करता है। खैनी लोकल लैंग्वेज है, कैनाबिस बोलते हैं, टोबैको भी उसको कहते हैं। जब वो, या फिर इसके बारे में कह लें कि शराब, तो 13.6% ऐसे बच्चे हैं 15 से 19 साल के बच्चे जो अल्कोहल से एब्यूज होते हैं। इस टाइप के बच्चे लॉस ऑफ कंट्रोल खो देते हैं। ऐसे बच्चे कंट्रोल खोने की वजह से वायलेंस ऐसे बच्चों में ज्यादा होता है। बताने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे सोसाइटी में मिल रहे हैं, इसको हम लोगों को सोसाइटी में एडवर्टाइज करना है। वैसे तो गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे चल रहा है। इसको नहीं होने के लिए एक्टिविटी हमको ऐसी करनी है, बैनर के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ताकि इस एक्टिविटी को कम किया जा सके और एडोलेसेंट ग्रुप में होने वाले इस कॉम्प्लिकेशन को हम कम कर सकें। नेक्स्ट, कोटपाग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लॉ है जिसको बोलते हैं सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। ये 2003 में आया। इसके अकॉर्डिंग स्कूल के 100 मीटर के अंदर ना तो कोई टोबैको प्रोडक्ट का दुकान होगा, ना कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता है। अगर पहली बार इस टाइप के ऑफेंस अगर कोई करता है तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना है। दूसरी बार अगर पकड़ा जाता है तो 5000 का जुर्माना है। बार बार इस एक्टिविटी को करने पर 50,000 तक का जुर्माना है। बस हम ये एक एक्ट के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। इंजुरी, एडोलेसेंट ग्रुप में जो जिनका उम्र 10 से 19 साल है, ऐसे बच्चे जिनको ड्राइवरी लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी रोड पे जो है वो गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। वल्नरेबल रोड यूजर्स होते हैं ये लोग। एक डेटा WHO का है जो 2019-20 का है, उसमें ये कहा गया कि 1,15,000 बच्चों की मौत रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो जाती है, वो गलत रोड सेफ्टी का ना यूज करने की वजह से। इंजुरी में दो सबसे कॉमन है, एक दूसरी है ड्राइंग, बच्चों को डूब जाते। 30,000 बच्चे ऐसे सालाना है, एक सालाना डेटा है कि 30,000 बच्चे डूबने से मौत हो जाती है। तो
हमारा काम यहाँ पर सिर्फ यही है कि इस एज ग्रुप के बच्चों को कम से कम गाड़ी चलाने की जो है इजाजत दें, ना चलने के लिए बताएं, और अगर जरूरत पड़ती है तो रोड सेफ्टी का सही से पालन करने के लिए। और दूसरी मौत जो सबसे ज्यादा इंजरी से होती है वो है पानी में डूबने की वजह से। तो हम स्विमिंग की भी ट्रेनिंग दे करके इस टाइप की एक्टिविटीज को, स्विमिंग और राइट ड्राइविंग प्रैक्टिस को यूज करके हम इस टाइप की इंजरी को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा है वायलेंस। 42% एडोलेसेंट बॉयज और 37% एडोलेसेंट गर्ल्स ये बुलिंग होते हैं, जिसको बोलते हैं छेड़खानी। अपने लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि छेड़खानी। इस उम्र में 42% एडोलेसेंट बॉयज, 37% एडोलेसेंट गर्ल्स छेड़खानी के एक्टिविटीज में लिप्त होते हैं। सेक्सुअल वायलेंस के बारे में एक डेटा है कि हर 8 में से 1 बच्चे एज ग्रुप के वो सेक्सुअल एब्यूज होते हैं। मेरा एज ए फिजिशियन आप इसमें मेडिकल काउंसलिंग करके ही आप इसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में सबसे ज्यादा इस एज ग्रुप में डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड होता है। 16% एडोलेसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। यूनानी कुछ नुस्खा जात हैं, कुछ दवाइयां हैं जिनको इस्तेमाल करके इसको हम कम कर सकते हैं। उसमें है खमीरा जात और मुफर्रिहात। वो दवाएं जो खुशबूदार होती हैं, मुस्क, अंबर, जाफरान, इस टाइप के मुफरद अद्वियाओं को इस्तेमाल करके मेंटल हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो 16% बच्चे हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड के एक्टिविटीज में विलिप्त होते हैं, हम उसको कम कर सकें। नेक्स्ट, इनके अलावा कुछ स्पेशल इन्फेक्शंस भी इस ग्रुप में देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, खास करके सुप्रोटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सुप्रोटिव ओटाइटिस मीडिया, डायरिया, डेंटल कैरीज, एस्केबीज, क्योंकि ज्यादा साफ सफाई नहीं होने की वजह से इन्फेक्शन होता है। ग्रुप में रहते हैं ये बच्चे तो एक दूसरे को ट्रांसमिट होता है। इसी एज ग्रुप में मेनिंजाइटिस भी ज्यादा देखा गया है। इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वैक्सीन है, इसको बोलते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, उसका इस्तेमाल करके जेई से होने वाले मेनिंजाइटिस को हम रोक सकते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये फीमेल में कॉमन होता है इस एडोलेसेंट एज ग्रुप में, इसके लिए भी वैक्सीन है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल करके हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बच सकते हैं। इस एज ग्रुप का एक ये स्पेशल कैटेगरी है कि जल्दी किसी फीमेल का जो है वो शादी हो जाता है तो जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो जल्दी बच्चे पैदा होने की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, बच्चों की भी मौत इसमें ज्यादा होती है। माँ एनीमिक हो जाती है, माँ ल्यूटेंट हो जाती है। तो WHO का एक डाटा है कि 12 मिलियन गर्ल्स जिनका एज ग्रुप 15 से 19 साल है, 7,77,000 ऐसे सालाना डेटा है जो अर्ली प्रेगनेंसी की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से उनका सेहत खराब हो जाता है। तो हमको इसके लिए काउंसलिंग करने की जरूरत है। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये एक प्रोग्राम होता है RKS के, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम जो एडोलेसेंट एज ग्रुप की बच्चियां हैं, इनको हम नैपकिन के यूज को बताएंगे कि ये क्यों जरूरी है। सैनिटरी पैड इसलिए कि जो इन्फेक्शन उनको लग सकता है वो, प्लस सैनिटरी पैड का डिस्पोजल, ये 2 पॉइंट्स इसमें हैं कि यूज और इसका डिस्पोजल। हम RKS के एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो NHM के तहत होता है राष्ट्रीय, उससे हम इसको RKS के को यूज करके मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मल सेक्स एजुकेशन। इस एज ग्रुप में जो बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, उसकी वजह से रिस्की बिहेवियर, सेक्सुअल क्यूरियोसिटी, फिल इनोवेनेंस और एक्सट्रीम कंसर्न जो होते हैं बच्चे, इनको हम फॉर्मल सेक्स एजुकेशन दे करके कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम जो मेरे टॉपिक का दूसरा पॉइंट था प्रमोशन ऑफ लोकल ट्रेडिशनल फूड, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बिहार है, यहाँ पे कुछ एपेटाइजर्स है जिसको हम अगर यूज करें अपने घरों में तो बच्चे जो जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। घर पे चाट बनाए, चटनी, झाल मुड़ी, दही बड़ा
पकोड़ा, रायता. These are some examples of appetizers. Next. कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, इनको ये घर के आसपास ही होते हैं. इनको इस्तेमाल करने से बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से वो बीमार ही नहीं होंगे. तो जैसे आंवला, एलोवेरा, अश्वगंधा, तुलसी, ये सब घर के आसपास ही होते हैं. इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें और लोगों को भी बताएं, अवेयर करें. तो कुछ एग्जाम्पल हमने इम्यूनिटी बूस्टर, जो घरेलू इम्यूनिटी बूस्टर है, उनके बारे में हमने बताया इस स्लाइड में. नेक्स्ट. कुछ बिहारी स्नैक्स है, अगर इसको हम घर पे यूज करते हैं तो अपने बच्चों को अवेयर करें, ताकि तो जंक फूड की तरफ हमारे बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो कम कर सकते हैं. उसमें चूड़ा, चोखा, समोसा, दाल पिट्ठी और भूजा, ये आमतौर से लोग इवनिंग में यूज करते हैं और करना चाहिए. स्नैक्स इसको यूज करें, जंक फूड का इस्तेमाल कम करें. कुछ बिहारी स्वीट्स है, वो इस स्लाइड में बताने की कोशिश करें. उसमें खाजा, तेलकोट, छेना, खीर, अनारस, गुलाब जामुन, ये सब घर में बनाए इस्तेमाल करें. अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें, माल न्यूट्रिशन से बचें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से बचें. नेक्स्ट. ये कुछ रेफरेंस है जहां से हमने ये सब स्लाइड इकट्ठे किए हैं. नेक्स्ट. थैंक यू डॉक्टर इब्राहिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये 3 टॉपिक को एक जगह इकट्ठा करने के लिए. जो नेक्स्ट प्रेजेंटर है हमारे यहाँ, बाद में हम बात करेंगे इसमें. नेक्स्ट प्रेजेंटर बुशरा सुरैया, आपका नेक्स्ट है, बता दीजिए. वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है इसका, जो 10 कॉमन मेडिसिनल प्लांट है उस पर इनका प्रेजेंटेशन होगा. वो कॉमनली पाए जाते हैं अपने यहाँ. भारत सरकार ने, नेशनल प्लांट बोर्ड ने इसको भी स्पेसिफाई कर रखा है बहुत स्पेसिफिकली उसको, कि उसका एक तो पिक्चरल होगा ही डायग्राम उसका, उसके साथ क्या क्या मेन यूजेस है उसको सम अप करें 10 to 15 मिनट में आपको. जी. A very good afternoon to everyone present here. I, Dr. Bushra Suraiya, PG Scholar, Department of Ilm Adviya, GDCH Patna, welcomes all the respected and adorable fraternities of Ayush on behalf of Government Degree College and Hospital, Patna. I am very glad to have all your presence here today. आज हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय प्रोग्राम के अंतर्गत एक प्रोग्राम क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स यूनानी के अंदर 10 लिस्टेड मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. So these are the 10 listed medicinal plants which I am going to talk in front of you all. So the first is Amla, Asrol, Argan, Elva, Iskhar, Rehan, Jadamansi, Satawar and Giver. So now before I proceed with medicine and medicinal uses, let me explain you how does Unani medicine works. So what is the line of treatment in Unani system of medicine? How to use medicine for a particular disease? हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, एक अलग प्रोटोकॉल होता है. इसी तरह इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मिजाज. व्हाट इज मिजाज? मिजाज क्या है? इट इज नथिंग बट टेम्परामेंट. हर चीज का यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 4 मिजाज में इसको डिवाइड किया गया है. दैट इज हॉट, गर्म, कोल्ड, सर्द, ड्राई, सूखापन, वेट, तरी. सारी चीजों का इस 4 मिजाज के बेसिस पे ही उसकी कॉन्सेप्ट बेस्ड है. कोई भी चीज अकेला सिंगल मिजाज नहीं रखता, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या मेडिसिनल प्लांट्स हो या कोई भी डिसीज हो.
यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हर चीज मिजाज के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है और उसका ट्रीटमेंट भी मिजाज के कॉन्सेप्ट पे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करें तो उसके भी मिजाज में डिवाइड किया गया है, और मिजाज सिंगल तौर पे नहीं होता है, किसी भी चीज में उसका कॉम्पाउंड इस्तेमाल होता है। जैसे कोई भी चीज में या तो हॉट एंड ड्राई होगा, या फिर हॉट एंड वेट होगा, या फिर कोल्ड एंड ड्राई होगा, और कोल्ड एंड वेट होगा। Other than this is the main thing which Unani system should know. Based on Mizaj, we treat everything. And the line of treatment followed here is mostly Ilaj bil Zidd ya Ilaj bil Masl. 90% of Ilaj is based on Ilaj bil Zidd. So, what is the meaning of Ilaj bil Zidd? It means that we have to treat the disease in opposite Mizaj. So let's move on with the medicinal plants. The first one is Amla. So everyone knows Amla. It is the most common medicinal plant available almost all over India. It commonly known as Amla or Aula. Indian English name is Indian gooseberry. अगर हम इसका टेम्परामेंट मिजाज देखते हैं तो सर्द और खुश्क दो इसमें पाए जाते हैं. If we go on to the actions, इसमें क्या क्या functions हैं? The first thing is काबिज, astringent effect होता है. The next thing is मुकव्वी मैदा. It is a very good gastric tonic and मुकव्वी कल्ब, that is it is a very good cardiac tonic as well. मुकव्वी शर, it is a hair tonic. मुकव्वी हाफिजा, it is a very good memory enhancer. And मुकव्वी basar, it also helps in improving vision. Agar we go on the therapeutic part of this drug, it is usually used in generalized body tonic and can be given in hair fall. It can be given with other medicines, like it can be given in the combination of henna, that is mehendi, as a hair drying agent, and it can also improve vision, nausea, and vomiting as well. If we see how to use Amla, Amla can be used as immune strengthening agent. It can be given in the form of kada or decoction. It is made by adding few Amla, basil leaves, honey, and ginger. This decoction can be used for strengthening immune system in a body. It is also good medicine for weight management. It can be given in a glass of Amla juice with a pinch of salt and pepper in it. If we move on to the hair fall, it can be eaten raw, or it can be made into paste. It can be made into paste, grinded into mixer, and can be applied locally into the roots of hairs. For premature graying of hairs, it can be used with mehendi. Amla is a very good anti-aging property. It has a very good anti-aging property. It improves skin texture and it gives glow to the skin. Moving on to the next slide, it is Asrol. It is commonly available in India. It is also known as Sarpagandha or serpentine wood. अगर इसका हम लोग मिजाज देखते हैं तो वो cold and dry है. If we go on to the actions, what are the functions of Asrol?
First thing is, it is a very good agent which can be given in hypertension. It relieves the migraine pain. It is also useful in nervine sedative. It can be used in nervine sedative. It is used as hypnotics and can induce sleep. It is also useful in many of the psychological disorders like schizophrenia, insanity, epilepsy, and hysteria. If we move on to the therapeutic uses, obviously, as I told before, it can be given in hypertension. As it induces sleep, it can be given in agitations, insomnia, sedative, and many of the psychological disorders. The dosage form is very less. It can be given in a pinch. So it is almost nearly 125 mg to 1 gram. Moving on to the next slide, which is a most known slide. It is Asgandh. And during COVID era, COVID के time में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आयुष drug है. It is also known as अश्वगंधा or winter cherry. इसका temperament गर्म और खुश्क होता है. If you move on to the actions, the major function of Asgandh is it is a very good generalized tonic, body tonic. It can be given as Mohalile worm, that is, it acts as anti-inflammatory and it is diuretic as well. It can be given as Mukavviye Ba, that is aphrodisiac, Mukavviye Rehem, uterine tonic. It can also be given to increase sperm production. If we move on to the therapeutic uses, we can see that it is widely used in polyarthritis. It is used in rheumatoid arthritis, can be given in lumbago, spermatoria, general debility, sexual debility, amnesia, anxiety, and leukorrhea. The dosage form is 3 to 5 grams. It can be used, ये कैसे use हो सकता है? इसको हम लोग सुखा के powder form में use कर सकते हैं and can be given with milk morning night. It improves inner immunity and is acts as a very good immunity enhancer. Next slide, please. The next slide is Elva. Common drug. Everyone knows it is ghee kawad, that is Elva, aloe vera gel. Okay. So the mizaj of Elva is hot and dry. If we move on to the actions, it acts as mohallil, that is, it has an anti-inflammatory property. It acts as hypnotic. It can be given for mudre has, that is emmenagogue. It is also given for abortifacient, matlab if agar it is given in more quantity, it can cause abortion. Qabiz is astringent, Mukavviye maida, it acts as a gastric tonic and can be given as mushil, that is purgative. Above all, the most trending part of this drug is it is used in 70% of cosmetic brands as anti-aging property, as a facial part for increasing beauty. It is given for improving skin texture and glow to the skin. If we move on to the therapeutic part, it can be given in hemorrhoids because इसका action laxative है. तो laxative action होने की वजह से constipation relief करेगा और in turn अगर hemorrhoids है which is due to constipation, it can relieve that. It can be applied locally for hair fall. It can also be given for headache. A little more quantity can be given for amenorrhea. It is used in splenomegaly and it can be given for wound healing by external application. It relieves constipation and acts as a very good agent for arthritis. It is also useful in hepatitis, fissure in ano, jaundice, and local application in nasal polyps, and can be given in the form of juice for gastric ailments like gastritis or gastric ulcer or peptic ulcer. The dosage form of this drug is 3 to 5 grams. इसका जूस बना के, इसका जेल निकाल के, जूस बना के थोड़ा पेपर और सॉल्ट डाल के इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. It is a very good immunity booster as well. Next, please. The next drug is Iskhar. Iskhar is commonly available worldwide. हर जगह ये available है worldwide.
मोस्टली यूज होता है, आजकल ट्रेंड हो गया है, अब बहुत सारी चीजें टी से रिप्लेस हो रही है, ये लेमन ग्रास टी के नाम से जाना जाता है, हर्बल टी भी कहते हैं उसको, इट इज कॉमनली नोन एज लेमन ग्रास और रूटा ग्रास। अगर इसका टेम्परामेंट देखा जाए तो इट इज हॉट एंड ड्राई। इफ यू मूव ऑन टू द एक्शंस, इसके फंक्शंस में वी हैव मोहल्लिल that it acts as anti-inflammatory. It can be given as Mukavvi, that it can be given as tonic. Munzij, it has coactive effect, and हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए इट्स अ वेरी गुड एजेंट। इट एक्ट्स एज तलयन, लैक्सेटिव, मुफत्ते, डिऑब्स्ट्रेंट, मुसक्किन अलम, that it can act as analgesic, that is painkiller. It can be given in congestion spasm, and it has the property of astringent. If we move on to the therapeutic uses, it is a very good agent in healing and can be given in ulcers. The other thing is it can be given in Wajaul Mufasil, that is nothing but arthritis. It's a very good gastric tonic and helps in stimulating appetizer. Matli, it is helpful in nausea. It is also helpful in inflammation of uterus, can be given in the form of pills, can be given in the form of decoction. Mudre has amenorrhagog. Mudre bol, it acts as diuretic. Mufattite hisat, as it is diuretic, it can also be helpful in lithotriptic effect. It is also useful in ascites by the action of diuretic. The doses for Iskar is 3 to 5 grams. Next, please. The next drug is Rehan. It is nothing but tulsi, commonly known as tulsi or basil leaves. The temperament, mizaj iska hot and dry hai. According to the actions, we'll have anti-inflammatory effect. It is a very good antioxidant and can fight against numerous diseases. And it is also used in COVID era. Even now, after post-COVID cases, it can be used as a decoction and can be used as immunity boosting agent. It is used in antipyretic, anti-diabetic, cardiac tonic, diuretic, amenorrhagog, and also be given as gastric tonic. It also relieves gastric irritation in body. If we move on to the therapeutic uses, it acts as immunomodulator, can be given as gastritis, as I've already told, gastric ulcer, palpitations, cough and cold, fever, acts as analgesic, that is painkiller, can be given in amenorrhea and retention of urine. The dosage of Rehan, that is tulsi, is 3 to 7 grams. It can be made in the form of decoction, कोई भी काढ़ा जैसा बना सकते हैं। काढ़ा इसके तुलसी के साथ दूसरे दवाएं इस्तेमाल, लौंग, इलायची, थोड़ा पेपर डाल के इसका एक अच्छा डिकॉक्शन बना के मॉर्निंग नाइट एम्प्टी स्टमक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, which is a very good immunity enhancer and can be very useful in this COVID situation. Next, please. The next drug is Jatamansi. It is also called as Balchad or musk root or Sumbuleti. Mizaj is hot and dry. If we move on to the actions, we see that it acts as anti-inflammatory agent. It can be given as diuretic, amenorrhagog. It improves sexual problems. It can be given as brain and nerve tonic, can be given as hair tonic, liver tonic, and cardiac tonic as well. If we move on to the therapeutic uses, it can be given as anticonvulsant agent. It is very good for hair fall. In combination with other medicines, it can be given for hair fall and applied locally. With that decoction, it can be hairs can be washed for strengthening. It is used in hypertension, and it has also been proven that it acts as hepatoprotective and renoprotective effect. With other medicines, it can be given for dyeing hair and prevents premature graying of hair. It can be given in amenorrhea and sexual debility. The dosage is 1 to 3 grams. Can be used in the form of powder. Next, please. The next slide is Satavar, also known as Satavri. Temperament of this drug is cold and wet.
If we move on to the actions, we see it acts as antioxidant. It has a property of anti-inflammatory. It can be given for immunity boosting agent. It acts as antispasmodic, can be given as diuretic, lithotriptic, and can increase lactation as well in post-pregnancy cases. And it is also helpful in increasing sexual debility by increasing the sperm viscosity. If we move on to the therapeutic uses, it can be given in aphrodisiac, spermatorium, lactation insufficiency. The dosage is 7 to 10 gram, and इसको यूज करने का तरीका है कि मोस्टली जड़ भी इस्तेमाल होता है और लीव्स भी इस्तेमाल होते हैं. इसके जड़ के इस्तेमाल होने का तरीका है कि इसको सुखा के पाउडर फॉर्म में दूध के साथ प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेशन के लिए दूध के साथ दिया जा सकता है, which will be helpful. Next slide, please. Next drug is Gilo. A most emerging drug in COVID situation is Gilo. Gilo is also known as Amrita ya Guruchi. Temperament of Gilo is hot and dry. If we move on to the actions, we see it has a very good anti-inflammatory property. It can act as antioxidant. It has antipyretic property. It can be given as astringent, a gastric tonic, and a very good blood purifier. If you see for the therapeutic uses, it can be given in fever, diarrhea, for diabetes, hypertension, can be given as painkillers, helps in wound healing, and can be given in various skin diseases as well. The dosage is 3 to 5 grams. Next, please. The last drug is Gogol. Gogol, also known as Mukul, Gogol gum. Mostly it is available in gum form and it is used in gum form. So the temperament of this drug is hot and dry. If we see to the actions, it has a very good anti-inflammatory effect, has a property of laxative, diuretic, aminogogue. It acts as expectorant in dry coughs and can be given in increasing sexual debility, aphrodisiac, and can be given for various liver and urinary diseases. Move on to the therapeutic uses. It is commonly given in osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and can act as anti-obesity agent. The dosage is 1 to 2 grams. Thank you. Thank you, my dear students. DIMO and मेडिकल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट से जुटे हुए हैं, पर्टिकुलरली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स. आपने इतना टाइम दिया, 12 बजे से लेकर अभी तक मेरे साथ जुटे हुए हैं. क्योंकि ये पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, हमारे समस्या पता नहीं जब सेमिनार मेरे जाने के बाद हुआ हो तो नहीं कह सकते हैं. और ये आपने जो आज टाइम दिया, ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि रेगुलर अब हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहेंगे. और क्योंकि ये पूरे साल प्रोग्राम चलना है, तो ये जस्ट एक प्रोग्राम का इंट्रोडक्टरी था. आज क्या हुआ है प्रोग्राम में, क्या कैसे करना है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा. 40 हेल्थ वेलनेस सेंटर पे हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे. जहाँ जहाँ यूनानी डॉक्टर्स हैं वहाँ को तिब्बी कॉलेज से जोड़ दिया गया है, और जहाँ जहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उसे आयुर्वेदिक कॉलेज से जोड़ दिया गया है, और जहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उसको होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से जोड़ दिया गया है. उसमें क्या इंग्रेडिएंट है हमने आपको बता ही दिया था. एक उसमें ये इंग्रेडिएंट है कि अवेयरनेस करना है. 2 तरह के लेक्चर देंगे हम लोग. एक तो डिजीज प्रिवेंशन एंड डिजीज पे देंगे, और दूसरा ये 10 मेडिसिनल प्लांट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है. हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि बुक लीफलेट बन जाएगा, बुकलेट बन जाएगा, और फिर यही जो प्रेजेंटेशन है इसका वीडियो बन जाएगा एंड पीपीटी बन जाएगा. आपको जैसे कि हेल्थ वेलनेस सेंटर के ट्रेनिंग सेंटर में मैंने आपको शेयर किया था, इसी तरह से ये पूरा मटेरियल बना बनाया स्टॉल जो यहाँ आप देख रहे थे, बना बनाया दवाइयों का पैकेट लिटरेचर के साथ, ये सारे एक्सपर्ट्स आपके हॉस्पिटल में जाएंगे और एक बार और इसी तरह से करके आपको ट्रेन कर देंगे. देन आप फिर नीचे पंचायत लेवल पे जा करके या सब सेंटर लेवल पे जा करके इसे रिपीट करेंगे, और ये 1 साल तक प्रोग्राम चलता रहेगा. फाइनेंशियल के लिए DIMO महोदय
घबराएंगे नहीं, हम ट्राई करेंगे कि आपका पैसा कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कॉलेज का पैसा खर्च हो और इंस्टीट्यूशन का खर्च हो। और खर्च से पहले हम सर से बैठ करके उसकी फाइनेंशियल हम लोग ब्रेकिंग कर लेंगे। अभी चूंकि बहुत जल्दी में हमको 5 बजे ही ये प्रोग्राम दिया गया था करने के लिए फ्राइडे को, तो हम लोग फाइनेंशियल ब्रेकअप नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप एश्योर रहिएगा कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना होगा। थैंक यू। कोई भी डीआईएमओ और कुछ क्वेरी करना चाहते हो या जानना चाहते हो तो 10 मिनट में 5 बजे हम लोग बाइंड अप करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप शेयर कर सकते हैं, 10 मिनट और है। कोई डीआईएमओ अगर कुछ पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। या मेडिकल ऑफिसर कोई जानना चाहते हैं, कोई साहब, कोई डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल ऑफिसर या डीआईएमओ? कोई नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, कोई डीआईएमओ, कोई मेडिकल ऑफिसर, कोई क्वेरी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सब तक? कोई क्वेश्चन हो तो बाइंड अप करें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इसको क्लोज करेंगे कि आप भी 5 घंटे से बैठे हुए हैं। तो मैराथन जो है बहुत ज़्यादा वो हो गया। ठीक है, अगर आपका परमिशन है तो हम लोग इसको प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग इसी तरह से फिर हम लोग करेंगे। वो आयुर्वेदा का प्रेजेंटेशन होगा और एक मीटिंग और हम लोग करेंगे कि होम्यो का प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद से आपसे मिल करके हम लोग टाइम शेड्यूल बना लेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कब कौन से लोग जाएंगे और किस तरह से कौन सा कार्यक्रम होगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार और आप लोगों का शुक्रिया। बाइंड अप करें।